नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य यूपीपीसीएस पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति का हमारे संविधान में संघ सरकार भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माना गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो समस्त कार्यपालक शक्तियां होती हैं संघ सरकार की, वो राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ गया है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में आपको बताया गया है। फिर दूसरा है आर्टिकल 53, इसमें बताया कार्यकारी शक्ति, उसकी जो समस्त कार्यपालक शक्तियां होंगी किसमें नियुक्त होंगी, राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी। जितना कार्य होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा, चाहे कहीं विदेशों में कोई कार्य हो रहा है, कोई संधि हो रही है, कोई युद्ध की घोषणा हो रही है, युद्ध में संधि हो रही है, कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, कोई नियुक्ति हो रही है, जो कुछ होगा वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। जब हम अभी कार्यकारी शक्तियां जब आपको विस्तृत रूप से बताएंगे तो बताएंगे कार्यकारी शक्तियां होती क्या हैं। फिर अब आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, जो भारत के निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, ये आपका उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान में रखिएगा कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इस समय टोटल कितने सदस्य हैं निर्वाचित, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में कितने हैं 233, ये निर्वाचित सदस्य हैं। इनकी अगर टोटल आप जोड़ देंगे संख्या जो जाएगी 776 टोटल संसद हमारे यहाँ आएंगे जाएंगे, प्लस जितनी राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेंगे, प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है इसका मतलब होता है कि जो वोट होगा वो जिस तरीके से एक व्यक्ति को एक ही वोट, पहला बात एक ही वोट डालने का अधिकार है, उसके वोट का अलग अलग मूल्य होगा। तो वोट मूल्य कैसे निकाला जाएगा, वोट मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे एक विधायक का मूल्य निकालना है, एक एमएलए का अगर मत मूल्य निकालना है कैसे निकालोगे, एक एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल एमएलए इंटू 1/1000। इससे एमएलए की निकल आएगी, मत मूल्य किसका निकल आएगा, एमएलए का। अब एमएलए का एक एमएलए का निकल आया तो जितने एमएलए एक राज्य के एमएलए का इसे निकलेगा, हर राज्यों के एमएलए का अलग अलग मत मूल्य होगा। जैसे हमारे यूपी के एमएलए का मत मूल्य कितना है 206, तो अलग अलग राज्यों के एमएलए का अलग अलग मत मूल्य होता है। तो मत मूल्य हमारे यहाँ निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सांसदों का कैसे निकलेगा, सांसदों का सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य,
एक एमपी का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा? इसमें सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य अपना 776 ये करके निकाल लिया जाएगा मत मूल्य। तो इस आधार पे इसका हमारे यहाँ उनको राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम आपको बताएं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? कैसे मान लीजिए, अब ये तो आपको हो गया राष्ट्रपति चुनाव, हम आप लोगों को इसलिए विस्तृत बता दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें अभी जल्दी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। इसमें द्रौपदी मुर्मू किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? आप लोगों को शायद पता होगा। जो माननीय द्रौपदी मुर्मू हैं वो व्यक्ति के रूप में जो हैं तो कौन से नंबर पे हैं? व्यक्ति के रूप में वो 16वें नंबर की हैं। वैसे किस नंबर की हैं? 15 व्यक्ति के रूप में 17वीं उसकी 16वीं है और वैसे वह 17वीं है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं इनको निकाला कैसे जाएगा। मान लो इस बार 2 लोग लड़े थे, तो 2 लोग लड़े थे, जिनको मिल गया मत वो जीत गए। लेकिन वैसे इसका नियम होता है कि कम से कम 50% प्लस 1 वोट मिलना चाहिए जीतने के लिए। 50% प्लस 1 वोट मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कभी कभी अब जो 2 ही लोग लड़े हैं, मान लो 3 लोग लड़े हैं, 3 लोग लड़ जाए, जैसे ए आर लड़ गया, बी लड़ गया और सी लड़ गया। ए को मिला मान लीजिए 47% वोट, इसको मिला 44% वोट। ठीक है, और ठीक 44 इसको मिला, 47 इसको मिला और इसको टोटल मिला कितना? 9% वोट। तो ना ये जीता ना ये जीता, तो फिर ये दूसरी गणना की जाएगी। तो इसका जो 9% वोट होगा इसको हटा दिया जाएगा। अब इनमें देखा जाएगा 9% जो वोट है इसमें सेकंड वरीयता के आपको वरीयता क्रम डालना होता है कि मान लीजिए इस पे आप 1 डालें, इस पे आप 2 डालें, इस पे आप 3 डालें, ऐसे आप वरीयता क्रम डालेंगे। वहाँ वरीयता क्रम में ऐसे वोट डाला जाता है। तो इसका 9% का देखा जाएगा कि सेकंड वरीयता का वोट इसमें इसको मिला है। तो मान लीजिए 9% का जो सेकंड वरीयता का वोट है ये इसी की इन्हें कितना मिला है? इन्हें मान लीजिए मिला है 4 वोट और इन्हें मिला है 5 वोट। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 51% और इनका हो जाएगा कितना? 49%। तो ये जो हैं ये विजयी मान लिए जाएंगे। अगर गलती से इनको मिल गया 7 वोट और इनको कितना मिला? 2 वोट, तो इनका हो जाएगा कितना? 49 और इनका हो जाएगा 51। तो ये क्या होंगे? इनका 51 हो जाएगा, ये विजयी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका होता है चुनाव। ये हो गया इनका चुनाव। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल जो इनका होगा, चुनाव का तरीका आप लोग बता देंगे कि कैसे चुनाव होगा, कैसे उनका निर्वाचन होगा और कैसे उनको किया जाएगा। अब आप कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये संसद को निर्धारित करने का अधिकार है और कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होगा? 5 वर्ष। कितना? डायरेक्ट पूछता है 5 वर्ष और कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष से पहले भी वो अपना पद त्याग सकता है। पद कैसे त्यागेगा? वो भाई राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, सारे लोग राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति कैसे करेगा? राष्ट्रपति एक अपना रिजाइन लेटर लिखेगा और वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है या महाभियोग चला के उसका पद महाभियोग चला के उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 वो दोबारा निर्वाचित होने के लिए योग्य है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सिर्फ कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में क्या है कि वो जितना बार चाहे, जितना बार निर्वाचित होना चाहे उतना बार वो निर्वाचित हो सकता है। हाँ, बस उसे ये जो प्रक्रिया है 51% वोट कम से कम उसे मिलने चाहिए, जो प्रक्रिया बताए हैं ऊपर। फिर योग्यता,
योग्यता इंपॉर्टेंट है। योग्यता में उसका पहली चीज है क्या क्या है योग्यता में? योग्यता में पहला जो है उसको 35 ईयर से ऊपर होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर प्राप्त कर लिया हो। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, सदस्य बनने की योग्यता। और तीसरा उसका है दिवालिया या पागल ना हो। दिवालिया या पागल ना हो, ठीक है। और ये इसके 35 है तो भारत का नागरिक, भारत नागरिक होना अनिवार्य तो जानते ही हो, भारत का नागरिक। जन्मना नागरिक से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जन्मा हुआ नागरिक हो, ऐसा कोई वो नहीं है। भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। अमेरिका के संविधान में कि वहाँ का जन्मा हुआ नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। वो सिर्फ भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दिवालिया या पागल ना हो, ठीक है। वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य है। उन समय कार्यालय की दशाएं दी गई, कार्यालय कैसे होगा, कब उसको मुफ्त राष्ट्रपति भवन मिलेगा, उसके और सारी उसको किसी भी ऊपर कोई वाद नहीं चलाया जाएगा, ये सारी चीजें उसको उसमें दी गई। कार्यालय में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपका है आर्टिकल 60 शपथ एवं प्रतिज्ञान। वो शपथ प्रतिज्ञान क्या लेगा? वही सारे लोगों का जितना शपथ प्रतिज्ञान है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। सारे संवैधानिक पदों का शपथ और प्रतिज्ञान किसमें दिया गया है? अनुसूची 2 में। लेकिन राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान अनुसूची 2 में नहीं दिया गया है। तो ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 60 में। ये डायरेक्ट पूछता है कि राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान किसमें, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 60 में। इसमें क्या करता है? वो जो शपथ लेता है राष्ट्रपति का शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शपथ में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि हम क्या करेंगे? संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? संविधान का संरक्षण, 3 शब्द उसमें है। पहला है, हम लिख देते हैं आप लोग, संरक्षण पहला, दूसरा है परिरक्षण और तीसरा है प्रतिरक्षण, ठीक है। तो क्या करेगा? शपथ लेता है 3 चीजों का, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। क्या करेगा? संविधान का संरक्षण करेगा, परिरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण करेगा, ठीक है। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का संरक्षण किसे घोषित किया है? तो इसमें जो संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है, उसे किसे माना है? संघ लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा था 2015-16 में शायद क्वेश्चन पूछा है संघ लोक सेवा आयोग ने, संविधान का संरक्षक या संविधान का कस्टोडियन किसे माना गया है? संविधान का जो कस्टोडियन है वो सर्वोच्च न्यायालय है। नहीं तो इसके तहत राष्ट्रपति मत लगाने और देना, ठीक है। संविधान का संरक्षक कौन है? कस्टोडियन, वो सर्वोच्च न्यायालय। अब आप उसका है 61 अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? महाभियोग सिर्फ उसे एक आधार पर लगाया जाता है, कदाचार उसके ऊपर नहीं है। उसको महाभियोग के लिए सिर्फ एक उसके ऊपर वो है संविधान का अतिक्रमण। क्या है? संविधान का अतिक्रमण। संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर उसके ऊपर महाभियोग कराया जा सकता है। महाभियोग कराने की प्रक्रिया क्या होगी थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं। वैसे क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता नहीं, समीक्षा अधिकारी में बहुत नॉर्मल चीजें पूछा जाएगा, बहुत अधिक पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि महाभियोग किसमें दिया गया है? आप लोग बताएंगे डायरेक्ट महाभियोग दिया गया है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो संविधान के अतिक्रमण क्या, और ये आप बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो ये पूछ सकता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो हमारा सर्वोच्च पद है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए उसके ऊपर सिर्फ एक आधार पर, कदाचार का कोई आधार नहीं है। कोई भी देश अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका राष्ट्र ये मानता है कि वो कदाचार नहीं कर सकता है। जैसे ब्रिटेन का सम्राट है, ब्रिटेन के संविधान के कारण ब्रिटेन का सम्राट कोई गलती कर ही नहीं सकता है। अगर वो किसी का मर्डर कर दे तो भी उसके ऊपर कोई सजा उसके ऊपर नहीं, प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि माना गया है कि सम्राट कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो इससे माने यहाँ माना गया कि राष्ट्रपति भी कोई गलती नहीं कर सकता, बस खाली वो संविधान का अतिक्रमण कर सकता है। कदाचार तो उसके ऊपर कोई वही नहीं है।
तो संवैधानिक कार्यक्रम के आधार के ऊपर उसके ऊपर महाभियोग चला जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे हो चलेगी? महाभियोग मान लो चलाना है तो किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके 1/4, ध्यान रखना 1/4 मेंबर जो होंगे वो संबंधित, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो जो है वहाँ के सभापति, उनको अपना प्रतिवेदन देंगे कि हम इनके ऊपर महाभियोग चलाते हैं। कितना? 1/4। ये ध्यान में रखिए, जो टोटल उसका हो इसे 543 है, 543 का 1/4 या 233 का 1/4। ये लिखित रूप से स्पीकर या सभापति जिस सदन में चलाया जाना है उसको अपना प्रतिवेदन देंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना चाहते हैं। ये 14 दिन का नोटिस होगा। नोटिस कितना होगा? 14 दिन का। 14 दिन के नोटिस के बाद ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया में क्या होगा? लोकसभा में ये प्रक्रिया, लोकसभा या राज्यसभा जिसमें शुरू किया, जिस सदन में शुरू किया उस सदन के प्रक्रिया में क्या होगा कि पहले जितना उपस्थित है, टोटल उपस्थित नहीं, जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या का 2/3 टोटल का। जैसे मान लो 543 है तो 543 का 2/3 सदस्य अगर ये पास कर देते हैं पहले सदन के कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, महाभियोग पारित कर देते हैं, इम्पीचमेंट पारित कर देते हैं, तो अब दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या होगा? इसकी जांच करेगा और राष्ट्रपति पहले सदन में भी और दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहां अपना पक्ष रखने के लिए भेजेगा। तो दूसरा सदन ये जांच करेगा। जांच करने पर अगर उसको भी पता चला ये आएगी न्यायिक जांच, तो अगर उसे भी लगता है कि नहीं महाभियोग चलाना चाहिए, संवैधानिक कार्यक्रम हुआ है, तो वो भी ऐसे ही 2/3 से पारित कर देते हैं, दूसरा सदन भी, तो राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। अब कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन ये तो बहुत हो जाता है, पूछ लेता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है कैसी है? अर्धन्यायिक है। कैसी प्रक्रिया महाभियोग की है? अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक ये महाभियोग की प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान में रखिएगा। अब यह एक बार थोड़ा सा आप लोगों को हम रिवाइज करा देते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति क्या बताया गया? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत जो संघ सरकार होंगी उनके समस्त कार्य पालक शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग कराएगा। उसमें कौन कौन शामिल होगा आपको हम बता चुके हैं कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है उसके सदस्य। ठीक है, क्योंकि दो ही संघ शासित प्रदेशों में मान्य विधानसभाएं हैं और कई संघ शासित प्रदेश में मान्य विधानसभा नहीं है। अभी जो नया आपका कश्मीर बना है, कश्मीर में भी विधानसभा बना दी गई है, एक तीसरा संघ शासित प्रदेश हो गया, लेकिन अभी वो इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल नहीं था। फिर 55 उसका चुनाव का तरीका क्या होगा तो आपको बता दिए, एक संख्या बढ़िए अनुपातिक पद्धति के आधार पर होगा। 56 कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल उसका 5 वर्ष होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन दिया गया है। 58 में उसकी योग्यता बताई, योग्यता हम आपको बता ही दिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दिवालिया और पागल ना हो, ये उसकी योग्यता है। फिर 59 में उसका कार्यालय की दशाएं हैं, दशाओं को कार्यालय के समय उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा और सारे सब से उसको मुक्ति मिली हुई है, फ्री में उसको राष्ट्रपति भवन मिलेगा, उसको कार्यालय सारे स्टाफ के लिए मिलेंगे। फिर 60 शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ प्रतिज्ञान में आपको बता दिए कि 3 चीजों का शपथ प्रतिज्ञान लेता है। किसमें लेता है? क्या क्या? संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। ठीक है। फिर आपका 61 महाभियोग अभी आपको बता ही चुके हैं। ये सारी चीजें राष्ट्रपति का वो है। अब राष्ट्रपति के बारे में और हम आप लोगों को विस्तृत रूप से बताएंगे कार्यालय की इसकी कार्यपालक शक्तियां क्या हैं और उसकी शक्तियां किस तरीके से विभाजित करना है, क्योंकि जितनी भी संघ सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियां मानी जाती हैं। तो ये बहुत डिटेल में पूरा जितना भाग 5 आप लोग बता रहे हैं, भाग 5 मान के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां ही हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शक्तियों में सारी चीज बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।